हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2020 के पैराबोला टॉपिक के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 इज अ टेंजेंट टू बोथ द पैराबोलास देन द वैल्यू ऑफ b। देखो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बोला है कि एक लाइन दी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4। ठीक है, इन्होंने बोला है कि ये जो लाइन है वो दो गिवन पैराबोला के लिए टेंजेंट है। तो सबसे पहले मैंने इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, उसके बाद मैंने पहला पैराबोला लिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यहाँ से अगर मैं बोलूँ a की वैल्यू कितनी होगी तो वो 1 हो जाएगी, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है स्टैंडर्ड पैराबोला। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस पैराबोला के लिए m स्लोप की टेंजेंट क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m। क्या ये बात समझ में आ रही है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m, तो वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो बच्चों a की वैल्यू तो 1 है, तो हो गया 1 अपॉन m। क्लियर है? ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। अब देखो, ये जो इक्वेशन 2 है वो हमने m स्लोप की टेंजेंट लिखी है, और जबकि इस पैराबोला के लिए ऑलरेडी आपको m स्लोप की टेंजेंट क्वेश्चन में दे रखी है। तो ये दोनों जो टेंजेंट है वो सेम होनी चाहिए, दोनों इक्वेशन सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करनी है चाहिए। तो इनका जो कांस्टेंट पार्ट है उसको इक्वेट कर दो। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 1 से कांस्टेंट पार्ट 4 आ जाएगा और इक्वेशन 2 से कांस्टेंट पार्ट 1 अपॉन m आ जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1/4। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हमारे टेंजेंट की इक्वेशन फाइनली क्या आ जाएगी? टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 1/4x प्लस 4। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो लाइन आएगी बेसिकली, सो लाइन y इज इक्वल टू 1/4x प्लस 4। अब ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है, वो तो दूसरे वाले पैराबोला के लिए भी टेंजेंट है। क्या बात समझ में आ रही है? सो दिस लाइन इज ऑल्सो टेंजेंट टू पैराबोला। दूसरा पैराबोला क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2by। इसके लिए भी तो ये टेंजेंट है। तो आप क्या करो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यार अगर कोई लाइन किसी कर्व के लिए टेंजेंट है तो आप उस लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करो, एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसका डिस्क्रिमिनेंट देख लो जीरो करके। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर वो टेंजेंट होगी तो वो टच कर रही होगी, और अगर टच कर रही होगी तो क्या करेगी बेटा? डिस्क्रिमिनेंट जीरो आना चाहिए उस क्वाड्रेटिक का। तो यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो इस पैराबोला की इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2b, और y की वैल्यू रखोगे 1/4x प्लस 4। क्लियर है? तो यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस का bx माइनस का 16b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बिकॉज ये लाइन इसके लिए टेंजेंट है, तो अब इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो डिस्क्रिमिनेंट भाई निकाल लो इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो a की जगह 2 लिखा है, c की जगह माइनस 16b, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 इंटू 16b। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से आप b कॉमन भी ले सकते हो, तो ये बचेगा b, और ये बचेगा कितना बचेगा बेटा? ये बचेगा आपका 128, ये आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो यार, b की वैल्यू, ये दो का प्रोडक्ट 0 लिखा है, तो या तो b 0 होगा या फिर b प्लस 128 0 होगा। अब b तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो ये दूसरा वाला पैराबोला ही खत्म हो जाएगा, तो ये तो निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? माइनस 128। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्लियर है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट which divides the line segment joining the point this and the point on the parabola internally in the ratio this। यार देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये एक पैराबोला दिया है। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ a की वैल्यू कितनी हो गई, तो वो 1 हो गई, क्योंकि 4ay होता है। अच्छा, इस पैराबोला के ऊपर अगर मुझे कोई पैरामीट्रिक पॉइंट मानना हो, क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला है, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा 280, 80 स्क्वायर। तो a की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर, सॉरी 280 था ना, तो a की जगह 1 रखा तो 2t हो जाएगा। ठीक है, 280, 80 स्क्वायर होता है, तो a की जगह 1 रख देंगे तो हो जाएगा 2t, t स्क्वायर। ये हो गए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के। बात समझ में आ रही है? अब इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था लोकस निकालना। किसका? लोकस निकालना है
लोकस ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0, -1। तो 0, -1 ले लो यार, कोई पॉइंट Q पॉइंट को ले लेते हैं 0, -1, ठीक है। तो Q पॉइंट को ले लिया 0, -1। बात समझ में आ रही है। एंड अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, उसको मैंने पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट लिया है P, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने अभी लिखे हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में 2t, t²। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट है R, ठीक है, जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में। तो मुझे इस R का लोकस बताना है, तो जिसका लोकस पूछा जाता है उसको h, k मान लेते हैं। क्या बात क्लियर है बच्चों? अच्छा, अगर इसके कोऑर्डिनेट h, k आ गए, बात समझ में आ रही है, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए h, k, तो सेक्शन फार्मूला लगा दो। तो सेक्शन फार्मूले से अगर मैं बोलूं कि r के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बच्चों, तो आपको पता है सेक्शन फार्मूला कैसे लगाते हैं, 1 का इधर मल्टीप्लाई होगा और 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू पी का x कोऑर्डिनेट यानी कि 2t प्लस 2 इंटू Q का x कोऑर्डिनेट, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा अपॉन 1 + 2। क्लियर है बच्चों? अच्छा, फिर y कोऑर्डिनेट लिखो, 1 इंटू पी का y कोऑर्डिनेट t² और 2 इंटू Q का y कोऑर्डिनेट यानी कि -1 तो -2 अपॉन 1 + 2। ये मैंने r के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, जबकि r के कोऑर्डिनेट हमने माने क्या है बच्चों h, k, तो दोनों तरफ से कंपेयर कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 2t/3 = h आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा t² - 2/3, ये आपका k आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाली, कितनी आ जाएगी 3h/2। ये t की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो सबसे पहले तो t² - 2 = 3k लिखा हुआ है, 2 को उधर भेज दे तो t² = 3k + 2, ठीक है। अब t की वैल्यू रख दो, 3h/2 का होल स्क्वायर = कितना आ जाएगा 3k + 2, यही हमारा लोकस आ गया। बस h और k की जगह क्या रख देंगे x और y, तो हो जाएगा 9x² = 2 का स्क्वायर 4 इधर आ गया, ये हो जाएगा आपका 3y + 2। देख लो बच्चों कौन सा ऑप्शन है, इस ऑप्शन को चेक कर लो। 9x² = 4y + 8, 9x² = 4y + 8, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगेन देखो यार, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अ लाइन y = mx इंटरसेक्ट द पैराबोला y² = x एट अ पॉइंट p अदर देन द ओरिजिन, ठीक है। Let the tangent to it at P meet the x-axis at the point Q. If area of triangle OPQ is 4 square unit, then M is equal to, देखो यार बहुत आसान क्वेश्चन है। y² = x एक पैराबोला है, y² = x एक पैराबोला है, ठीक है। इस तरीके से स्टैंडर्ड पैराबोला है, y² = x। इन्होंने बोला कि ओरिजिन से, मतलब एक लाइन है ना y = mx, ऑब्वियस बात है ओरिजिन से पास करेगी, वो पैराबोला को किसी पॉइंट P पे मीट कर रही, तो हमने ये इस तरीके से ये ड्रॉ कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है? ये y = mx लाइन है, ठीक है। ये कौन सी लाइन है बच्चों? y = mx, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव दिया है इसलिए इस तरीके से ड्रॉ की है, क्वेश्चन में बोला m पॉजिटिव है। फिर इन्होंने बोला इस पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो हमने कहा ठीक है पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। पॉइंट P पे हमने क्या की बेटा, टेंजेंट ड्रॉ की। ये पॉइंट P पे, ये टेंजेंट x एक्सिस को Q पॉइंट पे कट कर रही है, P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की, वो x एक्सिस को Q पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये जो एक ट्राइंगल बना ना OPQ, इसका एरिया दिया है 4 यूनिट, तो हमें m की वैल्यू पूछी है। तो देखो यार, पैराबोला है y² = x, अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि a की वैल्यू कितनी है बेटा, तो a की वैल्यू यहाँ पे है 4x होता है, तो a की वैल्यू 1/4 है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अगर मैं मानना चाहूँ, ठीक है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स अगर मैं मानना चाहूँ इस पैराबोला के ऊपर, तो वो होते हैं at², 280, at², 280। तो a की वैल्यू 1/4 है और at², तो हो गया t² और 280, तो 2 इंटू a कितना है बेटा, a है आपका 1/4, तो 1/4 इंटू t, ये आ जाएंगे p के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा t²/4, t/2। क्लियर है? एक बार देख लो चेक करके, ये आना चाहिए, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये हमने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स मान लिए, ठीक है, at², 280 से। अच्छा, अब देखो बच्चों इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है
कि P पे जो टेंजेंट है वो Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि यार ये P पॉइंट तो हमने मान ही लिया है, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे आप क्या करो, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, ठीक है। तो P पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो। तो P पे अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे तो t इजिकल टू 0 लगा दो, ठीक है। तो वाई स्क्वायर, वाई को लिखते हैं वाई इंटू वाई वन कितना है बेटा, t/2 इज इक्वल टू एक्स को लिखते हैं x प्लस x1 t²/4 और डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, ये लिख लिया हमने। अच्छा, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा y इंटू टी इज इक्वल टू एक्स प्लस t²/4। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ओके, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, हमसे बोला था कि ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, क्यू पॉइंट पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे y 0 रख दिया, पुट y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -t²/4, ठीक है। बात समझ में आ रही है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -t/4, ठीक है। तो ये हमें q के कोऑर्डिनेट पता चल गए। q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा, -t²/4, 0, ठीक है। अब p के पता है कोऑर्डिनेट, q के पता है, और रीजन तो वैसे ही पता होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो। तो हमें क्वेश्चन में दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, ये हमें दिया है कितना बेटा, 4 यूनिट। फॉर्मूला लगाओ 1/2 x1 y1। तो ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, 0 0 1, ठीक है। p के कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा, t²/4, ठीक है। ये y कोऑर्डिनेट है t/2 और ये 1 हो गया। q के कोऑर्डिनेट क्या है, -t²/4 और ये आपका हो गया 0 और ये आपका 1 इज इक्वल टू ये आपका 4 दिया। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा। इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, ठीक है। फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो। तो देखो पहला एलिमेंट तो बेटा 0 ही है, दूसरा एलिमेंट 0 है, प्लस तीसरा 1 लिखा। अब 1 का कोफैक्टर क्या आएगा, ये रो गायब, ये कॉलम गायब। तो बचेगा t²/4, ये है t/2, ये है -t²/4 और ये है 0, ठीक है, इज इक्वल टू 4 × 2 8। तो मल्टीप्लाई कर लो, ये 0 हो गया, ठीक है। t²/4 का 0 में मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, फिर माइनस आता है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा t³/4 × 2 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से t³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t³ की वैल्यू आ जाएगी आपकी, t³ की वैल्यू आ जाएगी 8 × 8, कितना हो गया बेटा, 8 × 8 64। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 4 का क्यूब होता है 64, t की वैल्यू 4 आ गई। क्या ये बात समझ में आ रही है, t की वैल्यू 4 रख दो आप, किसमें, t की वैल्यू 4 रख दो आप टेंजेंट की इक्वेशन में। कहाँ गई हमारी टेंजेंट, ये रही, ये हमारी टेंजेंट थी बच्चों, ये हमारी टेंजेंट आई थी, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है अभी, इसमें आप रख दो और t की वैल्यू 4। तो जब आप इसमें t की वैल्यू 4 रखोगे तो इक्वेशन आ जाएगी 4y इज इक्वल टू x प्लस, और t की जगह 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर 16/4, तो ये 4 आ जाएगा। इस 4 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/4x प्लस 1। फाइनली ये आपकी y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है। क्या ये बात समझ में आ रही है, और ये y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन लिखी है। हमसे इसका स्लोप पूछा था, तो स्लोप कितना आ गया बेटा, स्लोप आ गया 1/4। स्लोप कितना आ गया, 1/4। क्या ये बात समझ में आ रही है, दिस इज द स्लोप, ठीक है। देख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। सबसे पहले देखो बच्चों, इन्होंने बोला कि एक लाइन है y इज इक्वल टू mx, ठीक है, जो इस पैराबोला को कट कर रही है किसी पॉइंट P पे। पैराबोला है y² इज इक्वल टू x, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि कोई पॉइंट है जहाँ पे कट कर रही है लाइन अदर देन द ओरिजिन, क्योंकि ऑब्वियस बात है y इज इक्वल टू mx ओरिजिन से तो पास करेगी, तो ओरिजिन से तो पास कर रही है और पैराबोला को किसी अनदर पॉइंट P पे कट कर रही है। फिर इन्होंने बोला लेट द टेंजेंट टू इट एट P मीट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट Q। P पे टेंजेंट ड्रॉ की जो एक्स एक्सिस को Q पे मीट कर रही है। तो आपसे बोला है
एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, ये जो ट्राइंगल OPQ बना है इसका एरिया आपको 4 यूनिट दिया है, ठीक है। एरिया आपको कितना दिया था बेटा, ये 4 यूनिट। तो हमसे m की वैल्यू पूछी थी। सबसे पहले देखो पैराबोला y² = x है, तो यहाँ से 4a की वैल्यू हो गई 1, तो a की वैल्यू हो गई 1/4। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स किसी भी पैराबोला के ऊपर होते हैं AT², 2AT, तो a की वैल्यू 1/4 थी, तो 1/4t², 2AT, तो आ गया t²/4, t/2। क्लियर है। अब हमने इस पॉइंट P पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाली t = 0 से, तो y × y1 यानी y × t/2 = x था, तो x को लिखते हैं x + x1/2, तो x + t²/4/2, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया yt = x + t²/4। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई थी। अब ये टेंजेंट x एक्सिस को Q पॉइंट पे कट कर रही थी, तो हमने y0 रख दिया, तो x = आ गया -t²/4, तो Q के कोऑर्डिनेट ये आ गए। Q के कोऑर्डिनेट पता, P के कोऑर्डिनेट पता, O के कोऑर्डिनेट पता, तो हमने ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाया, और एरिया में 4 दे रखा था, इसको सॉल्व कर लिया, 2 को इधर भेज दिया, 8 हो गया। इसको सॉल्व किया बच्चों, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी, t की वैल्यू आ गई थी यहाँ से 4। ये t की वैल्यू 4 हमने टेंजेंट की इक्वेशन में रखी, तो हमारे पास ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। हमसे m की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू पूछी थी। एक मिनट, हमसे स्लोप की वैल्यू पूछी थी, ये इस लाइन का स्लोप नहीं पूछा था। 1 मिनट बच्चों, सॉरी, इसीलिए मैं देखो चेक कर रहा था। हमसे ये तो इसका स्लोप थोड़ी ना पूछा था, ये तो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आई है। बात समझ में आ रही है। ये तो हमारी किसकी इक्वेशन आई है, टेंजेंट की इक्वेशन आई है, इससे मतलब नहीं था हमें। तो ये जो m की वैल्यू पूछी थी, ये m क्या था बेटा, ये तो इस लाइन का स्लोप था। क्या ये बात समझ में आ रही है, वो तो इस लाइन का स्लोप था। तो ये जो t की वैल्यू 4 आई है, ये जो t की वैल्यू 4 आई है, वो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट P में रखूँगा, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। t की वैल्यू 4 रखो इस पॉइंट P में, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो ये 4 आ गया, और ये है t/2, तो 4/2, तो ये 2 आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो P के कोऑर्डिनेट पता चल गए, P के कोऑर्डिनेट कितने आ गए बेटा, 4, 2। तो मुझे ये OP लाइन का स्लोप चाहिए, तो OP लाइन का स्लोप पूछा था, सॉरी, तो OP लाइन का स्लोप 2 पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये 0, 0, ये 4, 2, तो y2 - y1 यानी 2 - 0 अपॉन x2 - x1 यानी 4 - 0, तो 1/2, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आ रही है। हमें ये जो लाइन ड्रॉ की थी ना ओरिजिन से, जो पैराबोला को P पे कट कर रही थी y = mx, इसके m की वैल्यू पूछी थी। बात समझ में आ रही है। तो जैसी t की वैल्यू आई, वो हमने इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट में रखा, P के कोऑर्डिनेट आ गए, और ओरिजिन पता था, तो OP का स्लोप निकाल लिया, वही m की वैल्यू होगी, डेट इज 1/2। आई होप बात क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if one end of a focal chord AB of the parabola is this, then the equation of the tangent to it at B। यार देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें पैराबोला दिया है y² = 8x, यहाँ से मैं बोलूँ a की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो वो 2 हो गई। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर मैं पैराबोला बनाना चाहूँ तो इस तरीके से कुछ बनेगा पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला है, y² = 8x। तो एक फोकल कॉर्ड है, ठीक है, एक फोकल कॉर्ड है AB, A के कोऑर्डिनेट दिए हैं, B के निकालने हैं। बात समझ में आ रही है। तो फोकल कॉर्ड क्या होती है, जो फोकस से पास करे, ठीक है। तो ये फोकस हो गया, ठीक है, ये A पॉइंट हो गए जो हमें गिवन है, और हमें पॉइंट B पे टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। A के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 1/2, -2। क्लियर है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं बच्चों A के कोऑर्डिनेट पैरामीट्रिक फॉर्म में मानूं, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में A के कोऑर्डिनेट होते हैं AT², 2AT, यही तो होते हैं, ठीक है। अगर फोकल कॉर्ड के एक एंड पॉइंट, अगर फोकल कॉर्ड के एक एंड पॉइंट का पैरामीटर T है, तो दूसरा वाला जो एंड पॉइंट होता है, उसका पैरामीटर क्या होता है बेटा, -1/T। आई होप ये बात सबको क्लियर होगी, ठीक है ना। तो अगर मैंने क्या बोला, फिर से देखो, मैंने बोला, ये हमने थ्योरी में पढ़ा है कि अगर फोकल कॉर्ड के एक पॉइंट, इसका पैरामीटर, A का पैरामीटर अगर T है, तो जो B का पैरामीटर होता है वो -1/T होता है। यानी कि A के जो कोऑर्डिनेट हमने माने हैं ना, इसी में T की जगह -1/T रख दें, तो ये B के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, A/T², -2A/T। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो बस मुझे T की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो A और B दोनों के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमें
क्या बोलते हैं ए के कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट तो हमें दिए हुए हैं ना 1/2 -2। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट 280 होता है और हमें कितना दिया है -2, तो 280 को मैंने -2 के इक्वल किया, ठीक है। ए 2 से 2 कैंसिल, ए की वैल्यू रख दो बेटा 2, तो ये हो गया 2t = -1, तो t = कितना आ गया बेटा -1/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये t की वैल्यू यहाँ रख दो b के कोऑर्डिनेट में, तो b के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। a की वैल्यू 2 रखी और t की वैल्यू -1/2, तो हो गया 1/4। फिर -2 इंटू a की वैल्यू 2 रखी और t की वैल्यू -1/2। क्या बात समझ में आ रही है? तो फाइनली b के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ये 4 ऊपर चला गया 8, ये माइनस प्लस 2 ऊपर चला गया 8, तो 8,8। क्या बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपको बहुत बार स्पेसिफिकली मैंने बताया था कि याद रखना है कि अगर कोई फोकल कॉर्ड है उसके एक एंड पॉइंट का पैरामीटर अगर आपने t माना है तो दूसरे का अपने आप -1/t हो जाता है। यानी कि अगर एक के कोऑर्डिनेट 80² 280 माने तो दूसरे के हो जाते हैं a/t² -2a/t। b के कोऑर्डिनेट पता चल गए, तो क्या मैं अब b पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट b, ठीक है, b पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन t = 0, ये रहा पैराबोला, तो y² को लिखेंगे y × y1 यानी कि 8 और 8x है तो x को लिखते हैं बेटा x + x1/2। क्लियर है? तो 8 से 8 कैंसिल, 2 इधर आ जाएगा तो 2y = x + 8। ये आपकी आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? देख लो कौन सा ऑप्शन है, 2y = x + 8। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेट p h, k, ठीक है, बी अ पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, नियरेस्ट टू दिस लाइन, देन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट p। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, सपोज करो कि एक पैराबोला है, सपोज करो ये एक पैराबोला है, ठीक है, और इस पैराबोला के ऊपर ये कोई पॉइंट है p, ठीक है। तो इस पॉइंट p से जो नियरेस्ट लाइन है वो ये एक दे रखी है आपको इस तरीके से, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन है y = 3x - 3, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, लेट p h, k बी अ पॉइंट ऑन द कर्व नियरेस्ट टू दिस लाइन, यानी इस लाइन के सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है बेटा, वो है ये p पॉइंट, ठीक है, जो हमें दे रखा है h, k। तो हमसे बोला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट p, तो इस p पे नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। इस p पे क्या बताना है बेटा, नॉर्मल की इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अगर p पे नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है और आपको पता है कि अगर मैं बोलूं किसी लाइन से सबसे नियरेस्ट पॉइंट कर्व के ऊपर, तो वो जो पॉइंट होगा ना वो उस लाइन और उस कर्व का जो कॉमन नॉर्मल होगा उस पे लाई करेगा। यानी कि इस पॉइंट पे जो ये नॉर्मल ड्रॉ किया है वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हमेशा मैंने बताया है कि दो कर्व के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, इस लाइन को मैंने L बोला, तो इस लाइन का स्लोप तो बेटा इक्वेशन से दिख रहा है 3 है। तो अगर इस लाइन का स्लोप 3 है, अगर इस लाइन का स्लोप क्या है बेटा 3 है, तो ये जो P पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये जो P पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, तो इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -1/3। क्या ये बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है सबको? अगेन, दो कर्व के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो हमेशा उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करती है। तो हमें P पे नॉर्मल निकालना था, तो जो P पे नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है वो इस गिवन लाइन पे भी नॉर्मल होगा। तो लाइन का स्लोप अगर 3 है तो इस परपेंडिकुलर यानी इस नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, -1/3। क्या बात समझ में आ रही है? अब स्लोप तो मुझे पता चल गया नॉर्मल का, अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे पॉइंट और पता करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे ये पॉइंट P और पता करना है, तभी तो मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिख पाऊंगा। तो उसके लिए देखो, ये हमें दिया था पैराबोला y = x² + 7x + 2। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो dy/dx = ये हो जाएगा 2x + 7। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब ये dy/dx क्या है, ये dy/dx बेसिकली p के कोऑर्डिनेट है h, k। ठीक है, ओके। तो अब मैंने क्या किया, dy/dx होता है टेंजेंट का स्लोप। अब मैं ये टेंजेंट का स्लोप निकाल रहा हूँ पॉइंट p पे, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, 2h +
7। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, जो P पे जो टेंजेंट होगी, अगर मैं P पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस तरीके, P पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगी, P पे जो टेंजेंट ड्रॉ की है वो इस गिवन लाइन के पैरेलल होगी। P पे जो टेंजेंट ड्रॉ की है वो इस गिवन लाइन के पैरेलल होगी। तो ये जो बेसिकली लाइन गिवन थी, इसका स्लोप तो 3 था, तो हमारी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? वो भी 3 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। क्या बात क्लियर है? अब ये h की वैल्यू 2, बिकॉज ये जो h कॉमा k पॉइंट है P, वो पैराबोला पे भी लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट को इट पासिस थ्रू, या आप बोल सकते हो इट पासिस थ्रू, जो पैराबोला है वो पॉइंट P से पास कर रहा है ना, इट पासिस थ्रू पॉइंट P, इट पासिस थ्रू पॉइंट P h कॉमा k। तो इसमें h कॉमा k सेटिस्फाई करवा दो, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 2h प्लस, सॉरी 2h नहीं है 7h है। ये कितना है बच्चों? 7h। जो पॉइंट P है वो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, तो हमने उसको सेटिस्फाई करवा दिया। ठीक है, h की वैल्यू 2 है, रख दो यहाँ पे। तो h की वैल्यू जैसे ही 2 रखोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी आपकी, अच्छा एक मिनट, ये जब हम 2h प्लस 7 3 था, तो 7 उधर गया था तो -4 होगा, -2 आएगा बेटा, है ना, h की वैल्यू -2 आएगी। अब जब -2 यहाँ रखोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका -8 आ जाएगा। क्लियर है? तो P के कोऑर्डिनेट पता चल गए बच्चों, P के कोऑर्डिनेट पता चल गए मुझे, -2, -8। स्लोप तो मैंने पहले ही निकाल लिया था नॉर्मल का, -1/3। तो अब मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P। ठीक है, तो y माइनस y1, तो माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू, स्लोप कितना है? -1/3 इंटू x माइनस x1 माइनस प्लस 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा x प्लस 3y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। ये हमारे नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो ये देख लो, ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y square is equal to 8x with one of its vertices on the vertex of this parabola is। यार देखो, अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि एक पैराबोला दिया है y square is equal to 8x, ठीक है, एक पैराबोला दिया है y square is equal to 8x, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को इंस्क्राइब करना है, ठीक है, जिसकी एक वर्टेक्स जो है वो पैराबोला की वर्टेक्स पे होगी। तो एक वर्टेक्स तो ये हो गई। अब बच्चों अगर एक वर्टेक्स ये है तो जो बाकी की दो वर्टेक्स होंगी वो क्या होंगी? वो सिमेट्रिक होंगी। इस तरीके से वो क्या होंगी बेटा? सिमेट्रिक होंगी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। आई होप इतनी बात तो क्लियर होगी, क्योंकि ये आपका जो पैराबोला है वो बेसिकली क्या है बच्चों? वो आपका इक्विलेटरल पैराबोला है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, ये इसका हमसे क्या पूछा है बेटा? एरिया पूछा है। तो देखो बहुत आसान है, हमें पैराबोला दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई? 2। क्या ये बात क्लियर है? तो मैं पैरामीट्रिक फॉर्म मान सकता हूँ, लेट a b क्या होता है? 80 स्क्वायर 280। तो a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2 है, तो a के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बेटा? 80 स्क्वायर 280 से तो हो जाएगा 80 स्क्वायर, तो हो जाएगा 2t स्क्वायर 280, तो हो जाएगा 4t। ये a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अच्छा, तो अब जैसा कि आपको पता है कि ये जो है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है, तो इतना एंगल कितना होगा बेटा? टोटल 60 होता है, तो आधा कितना होगा? 30 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं बोलूँ स्लोप ऑफ VA कितना होगा बेटा? तो a के कोऑर्डिनेट पता है हमें, 2t स्क्वायर 4t, और v तो पता ही है 0 0। तो क्या मैं 2 पॉइंट फॉर्मूले से इसका स्लोप लिख सकता हूँ? कितना होगा बच्चों 2 पॉइंट फॉर्मूले से? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या ये बात समझ में आ रही है? और वैसे बिकॉज ये जो VA है वो x एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इसका स्लोप हो जाएगा 10 30। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये 40 अपॉन 2t स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 अपॉन t, और 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। क्या बात क्लियर है?
2/t। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, ये क्वेश्चन ना बच्चों, ये नोट्स का क्वेश्चन है, आप चेक कर लेना, एग्जैक्ट सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में करवा रखा है। तो t की वैल्यू आ जाएगी 2√3। क्या बात समझ में आ रही है? t की वैल्यू अगर 2√3 होगी तो a के कोऑर्डिनेट अब क्या हो जाएंगे, रखो 2√3 यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 16, यहाँ पे t की जगह 2√3 रखोगे तो हो जाएगा 8√3। ये a के कोऑर्डिनेट हो गए। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आपको पता है ये तो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, इसको मैं m बोल देता हूँ, ये मिड पॉइंट होगा ना ए बी का, ये जो हमारी साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, बिकॉज ये सिमेट्रिक है ए और बी, तो m मिड पॉइंट होगा। तो ये जो am डिस्टेंस है, ये am जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो a का y कोऑर्डिनेट होगा यानी कि 40। तो फिर मैं बोलूँ जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ए बी, ये जो ए बी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8t हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, 8t हो जाएगी। तो ए बी की जो लेंथ होगी, ए बी की लेंथ क्या होगी बेटा, 8t, और t की वैल्यू अगर मैं 2√3 रख दूं तो हो जाएगा 16√3। तो ये क्या पता चल गया मुझे, ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पता चल गई। तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी वी, ठीक है, तो वो होता है क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। ए क्या होता है बेटा, ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड, तो √3/4 इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है 16√3 का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 192√3। ये क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है, नोट्स में आप चेक कर लेना। हाँ, वैल्यू चेंज हो सकती है बट आप देखना एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऑप्शन डी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y² = 12x, ठीक है। एक पैराबोला दिया है आपको y² = 12x, इसके ऊपर एक पॉइंट P है, यहाँ से a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 3। क्लियर है? ओके। एंड n बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। P से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्सिस पे, जिसको n से डिनोट किया है। तो पहले इतना कर लेते हैं, नहीं तो फिर भूल जाएंगे हम लोग क्या क्या दिया है, ठीक है। तो पैराबोला जो है वो स्टैंडर्ड है, तो ऐसे बना लो पैराबोला, इस तरीके से स्टैंडर्ड पैराबोला दिया है, ठीक है। एक पॉइंट ले लेते हैं P, ये मैंने पॉइंट ले लिया पैराबोला के ऊपर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसके ऊपर, एक्सिस के ऊपर। ये इसको इन्होंने क्या बोला है बेटा, n बोला है, इसको उन्होंने n बोला है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा, ए लाइन इज नाउ ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट m ऑफ Pn, यानी Pn का मिड पॉइंट है ये, इसको इन्होंने m बोला, इसको m बोल दिया। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है विच इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस एंड विच मीट्स द पैराबोला एट Q। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और पैराबोला को Q पॉइंट पे मीट कर रही है, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, ठीक है, जो M से पास कर रही है, ठीक है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये इसने पैराबोला को कहाँ कट किया, Q पॉइंट पे। क्लियर है? फिर देखो आगे क्या बोला, इफ द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन NQ इज 4/3 देन, हमें ऑप्शन चेक करने हैं। इन्होंने बोला ये जो NQ है, NQ को अगर ज्वाइन करें, ऐसे NQ को ज्वाइन करते हुए अगर लाइन ड्रॉ करें, उसका जो y इंटरसेप्ट है, इस लाइन NQ का जो y इंटरसेप्ट है वो हमें दे रखा है, यानी ये जो कोऑर्डिनेट आएगा, ये जो पॉइंट आएगा, इसका y कोऑर्डिनेट दे रखा है 4/3। डेट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो यार देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले P से स्टार्टिंग हुई थी, इन्होंने बोला एक P पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, तो सबसे पहले एक पॉइंट P मान लो पैराबोला के ऊपर पैरामेट्रिक फॉर्म में, लेट P बी AT² 280 होता है, A की वैल्यू 3 है, तो हो जाएगा AT² यानी 3T² 280 यानी कि 60, ये आ गया। अच्छा, P से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो n के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, n के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा 3T² और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये आपका y एक्सिस है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि n के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे आपके 3T² 0, ठीक है। अगर मैं बोलूँ m के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो m मिड पॉइंट है, तो m मिड पॉइंट है तो हो जाएगा 3T², 0 और 60 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा 3T। ये m के मिड पॉइंट आ गए, मतलब m के कोऑर्डिनेट आ गए। क्लियर है?
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब M पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज ये जो M से लाइन ड्रॉ की थी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जो Q पॉइंट है इसी लाइन पे जो हमने M से लाइन ड्रॉ की है वो पैराबोला को Q पॉइंट पे कट कर रही है, तो जो M का y कोऑर्डिनेट होगा वही Q का होगा, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ y कोऑर्डिनेट ऑफ Q, y कोऑर्डिनेट ऑफ Q विल बी, Q का y कोऑर्डिनेट वही होगा जो M का है, तो कितना होगा 3t। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करो, Q पॉइंट तो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो y की वैल्यू 3t रख दो, किसमें, पैराबोला की इक्वेशन में, y इज इक्वल टू 3t इन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ जब से आप 3t रखोगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बेटा, ये x की वैल्यू आ जाएगी 3/4t²। क्लियर है? तो q के कोऑर्डिनेट आ गए, q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बच्चों, q के कोऑर्डिनेट आ गए 3/4t², y कोऑर्डिनेट कितना था बेटा 3t था। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे q के कोऑर्डिनेट पता है, मुझे n के कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या मैं qn की इक्वेशन निकाल सकता हूँ 2 पॉइंट फॉर्मूले से? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ qn विल बी 2 पॉइंट फॉर्मूले से, तो y माइनस y1, मैंने n के कोऑर्डिनेट को x1 y1 लिया है, इज इक्वल टू y2 हो जाएगा, q के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लिया है, तो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? इंटू x माइनस x1 यानी कि 3t²। तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से मैंने qn की इक्वेशन निकाल ली। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि ये जो qn है उसका y इंटरसेप्ट है 4/3। y इंटरसेप्ट कैसे आएगा? जब मैं इस qn की इक्वेशन में x0 रखूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो फॉर y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू 0 किस में, इस qn की इक्वेशन में। तो जब आप इस qn की इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, ठीक है, तो रखो 0 रखो यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, ऊपर तो 3t है, ये 3t लिखा रहने दो, और नीचे कितना है बेटा 3t² माइनस 3t², तो 3t² कॉमन आ जाएगा, 3t² कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1। बात समझ में आ रही है? हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया क्योंकि हमें y इंटरसेप्ट चाहिए था, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 रखा, तो ये बचा माइनस का 3t²। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 3t² से 3t² कैंसिल, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ये 1 होगा, 1/4 माइनस 1 कितना बचेगा बेटा, माइनस का 3/4, ठीक है, -3/4 बचेगा। तो जो -3/4 आएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो ऊपर 3t लिखा हुआ है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो -1/4 बचेगा, और ये माइनस बचा, एक बार लिख देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऊपर 3t बचा था बेटा, ठीक है, और नीचे 1/4 माइनस 1 कितना बचा, माइनस का 3/4, और ये ऊपर एक -1 और बचा था। फाइनली इसको सॉल्व करोगे, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 4t आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये आपका y इंटरसेप्ट आ गया, और जबकि y इंटरसेप्ट क्वेश्चन में कितना दिया है 4/3, तो इस 4t को 4/3 के इक्वल कर दो, 4 से 4 कैंसिल, तो फाइनली t की वैल्यू आ गई 1/3। क्या ये बात समझ में आ रही है? t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/3। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले तो t की वैल्यू 1/3 रखोगे, ठीक है, तो आपको ये m के कोऑर्डिनेट, n के कोऑर्डिनेट, p के कोऑर्डिनेट, q के कोऑर्डिनेट, सबके कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे, क्योंकि अभी सारे p q n m जो 4 पॉइंट है सबके सब आपको t के टर्म्स में अभी पता है। अब जब t की वैल्यू पता चल गई है तो आप यहाँ पे एक एक करके वैल्यू रखो। तो अब मैं यहाँ पे देखो रख रहा हूँ, सबसे पहले p के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे बेटा, जैसे ही मैंने t की वैल्यू 1/3 रखी तो p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, t की जगह 1/3 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 1/3, 6 × 1/3 2, ये p के कोऑर्डिनेट। q के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे बेटा, q के कोऑर्डिनेट ये रहे 3/4t², तो t की वैल्यू 1/3 रखोगे तो हो जाएगा 3 × 4 12 हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो ये 1 हो जाएगा। ये आपके q के कोऑर्डिनेट। m के कोऑर्डिनेट देखो बेटा, m के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, ये थे 3t², 3t, तो हो जाएगा आपका 1/3, 1। क्लियर है? n के कोऑर्डिनेट देखो कितने आएंगे,
तो यहाँ n के कोऑर्डिनेट में रखो आप, तो आ जाएगा 1/3, 0। ये देखो सारे कोऑर्डिनेट आ गए। अब आप चेक कर लो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब MQ डिस्टेंस निकालो। तो MQ डिस्टेंस यार, Q का कोऑर्डिनेट पता है, M का कोऑर्डिनेट पता है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो X Y कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा। तो जो Q और M के X कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस निकाल लो। तो M का X कोऑर्डिनेट है 1/3 और Q का X कोऑर्डिनेट है 1/12। तो 1/3 में से अगर 1/12 माइनस करोगे, 1/3 में से 1/12 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1/4। तो बिल्कुल सही है, पहले ही ऑप्शन सही हो गया बेटा। ठीक है, पहले ही ऑप्शन सही हो गया। M और Q के बीच की डिस्टेंस निकालोगे 1/4 आएगी, करके देख लेना। ठीक है, तो पहला सही है तो बाकी 3 तो गलत ही होंगे, चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ नहीं है लेट द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला बी द कॉमन कॉर्ड टू द सर्कल्स C1 and C2, each of them having radius 2√5, then the distance between the center of the circle C1 and C2। देखो आपको पैराबोला दिया है y² = 4x। तो लेटस रेक्टम जो होता है, लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है, लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है बेटा वो होती है 4a, और यहाँ 4a की जगह क्या लिखा हुआ है 4। लेटस रेक्टम तो 4 हो गया। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब इन्होंने बोला है दो सर्कल है C1 और C2, उनकी जो कॉमन कॉर्ड है वो लेटस रेक्टम है। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ पता चल गई 4, और दोनों सर्कल की रेडियस सेम है 2√5। तो हमें सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो दो सर्कल बना लेते हैं। सर्कल तो बहुत बेकार बना है, दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, दोनों सर्कल बनाते हैं, दोनों सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों सर्कल बनाते हैं। ये क्या बात समझ में आ रही है? इस सर्कल का सेंटर हो गया C1, ठीक है, इस सर्कल का सेंटर हो गया C2। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस पूछी है बेसिकली, और जो कॉमन कॉर्ड है वो लेटस रेक्टम था उस पैराबोला का, उसकी लेंथ में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, कितनी है बेटा, वो है 4। यानी ये रही कॉमन कॉर्ड, ये रही कॉमन कॉर्ड। ठीक है, ये कितनी है बेटा, 4 है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको P बोल देते हैं। ठीक है, रेडियस आपको पता है दोनों सर्कल की क्या है बेटा, सेम है। रेडियस क्या है दोनों सर्कल की, सेम है। और कितनी है, 2√5, 2√5। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये 2√5 है, और आपको पता है जो कॉमन कॉर्ड होती है वो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर के क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जो कॉमन कॉर्ड होती है वो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और ये जो बेसिकली परपेंडिकुलर भी होती है और उसको बाइसेक्ट भी करती है, तो इसको कुछ बोल दो। ये जो मिड पॉइंट होगा सेंटर के बीच का उसको M बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछी है, यानी C1 C2 पूछा है। बात समझ में आ रही है? तो मुझे C1P पता है, रेडियस है, मुझे PM पता है क्योंकि पूरे कॉर्ड की लेंथ जो है वो 4 है। लेटस रेक्टम है ना, जो उस पैराबोला का लेटस रेक्टम था वो इनकी कॉमन कॉर्ड है। तो लेटस रेक्टम की लेंथ अगर 4 है तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ भी 4 हो गई, तो फिर जो हाफ लेंथ होगी वो 2 हो जाएगी। तो ये 2 हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? तो पाइथागोरस लगा के मैं C1M निकाल लूंगा, और जब C1M आ जाएगा तो उसका डबल कर देंगे तो C1 C2 आ जाएगा। आई होप बात क्लियर होगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, तो वो आपकी कितनी हो गई बेटा, वो हो गई आपकी 4। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये 4 हो गई तो यहाँ से अब मैं बोल सकता हूँ कि हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी, PM, वो 2 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, और PC1 कितना है बेटा, PC1 आपका रेडियस है 2√5। तो पहले मैं पाइथागोरस लगा के C1M निकालता हूँ। तो इन ट्राइंगल PMC1, ठीक है, तो पाइथागोरस लगा दो बच्चा, C1P का स्क्वायर = C1M का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। ठीक है, C1P है 2√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, C1M मुझे निकालना है, और PM कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर। तो 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा 20, आई थिंक सो, और ये 2 का स्क्वायर 4 इधर आ गया, -4 = C1M का स्क्वायर। तो यहाँ से C1M कितना हो जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। क्लियर है? अगर C1M 4 आ गया तो फिर मुझसे पूछा था C1 C2 सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा 2 × C1M, तो 2 × C1M 8 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन है। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल whose ABCD whose vertices A and B lie on the x-axis and vertex C and D lie on the parabola below the x-axis। ठीक है, सबसे पहले तो देखो यार, ये जो पैराबोला दिया है आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, तो इसके मैं फैक्टर कर लूँ अगर, तो ये हो जाएगा x माइनस वन और x प्लस वन, ठीक है। तो यानी कि ये पैराबोला कहाँ से पास करेगा, वन और माइनस वन से, अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड क्यों है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। तो कहाँ गया मेरा कर्सर, ये रहा, ठीक है। तो अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। तो ये मान लो ये है माइनस वन और ये है आपका वन, तो यहाँ से ऐसे पास करेगा पैराबोला इस तरीके से, ठीक है। बड़ा मुश्किल होता है बनाना, चलो ठीक है, जैसा बन गया वही अच्छा बन गया एक बार में, ठीक है। ये है, तो ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट होगा ऑब्वियस बात है 1,0, ये पॉइंट होगा आपका, सॉरी ये होगा -1,0 और ये होगा 1,0, ठीक है। इतनी बात तो सबको क्लियर होगी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इन्होंने क्या बोला बेटा, एक हमें लार्जेस्ट रेक्टेंगल जो है वो बनाना है ABCD, उसकी जो दो वर्टेक्स है A और B वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही हैं और जो दो वर्टेक्स है वो पैराबोला के नीचे लाई कर रही हैं, ठीक है। तो सॉरी एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रही हैं। तो हमने मान लिया कि मान लो ये है वर्टेक्स, सॉरी ये वर्टेक्स A है और ये वर्टेक्स आपकी मान लो B है। क्या बात समझ में आ रही है, और दो वर्टेक्स नीचे होंगी, तो यहाँ से हमने ऐसे ड्रॉ किया, इसको मैंने C बोल दिया और यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया इस तरीके से, और B से ये ड्रॉ किया, इसको मैंने D बोल दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों, इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पैराबोला की इक्वेशन आपको दी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक, ओके। अब देखो यार, अगर मैं आपसे बोलूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि A और B के कोऑर्डिनेट, तो चलो ठीक है वो तो एक्स एक्सिस पे है, इसका क्या पूछा है मुझसे, एरिया पूछा है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो देखो D जो पॉइंट है बच्चों, D जो पॉइंट है वो पैराबोला के ऊपर है, मतलब जो D वर्टेक्स है स्क्वायर की वो पैराबोला के ऊपर है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या मैं D के कोऑर्डिनेट मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। तो अगर मैंने x कोऑर्डिनेट को t माना तो y कोऑर्डिनेट अपने आप क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस वन, इसी पैराबोला से x की जगह t रखा तो y की वैल्यू आ गई। अब ये बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे c के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो क्योंकि CD जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो जो D होगा, मतलब जो C पॉइंट होगा वो D का रिफ्लेक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो अगर मैं C के कोऑर्डिनेट लिखूं, यानी C क्या है, C है मिरर इमेज ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो सेम कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, बस x कोऑर्डिनेट जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो C के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे बेटा, -t, t स्क्वायर माइनस वन। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इस रेक्टेंगल का एरिया लिखो जरा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD तो होता है L इंटू बी। तो देखो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी CD और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी AC, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा AC इंटू CD। अच्छा AC क्या होगा बेटा, AC होगा, आप ऐसे बोल सकते हो, जो C का y कोऑर्डिनेट है वही तो AC होगा। तो C का y कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब A से x एक्सिस से C की डिस्टेंस क्या है, t स्क्वायर माइनस वन, तो हो गया t स्क्वायर माइनस वन। अगर मैं बोलूँ CD क्या होगा, तो CD होगा C से लेकर D तक की डिस्टेंस, यानी कि C और D का y कोऑर्डिनेट सेम है, तो जो इनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा, तो तुम देख लो यार, ये तो y एक्सिस है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक, मतलब y एक्सिस से लेके D तक इतनी डिस्टेंस कितनी है, t, और इधर की डिस्टेंस कितनी है, वो भी t है। भाई डिस्टेंस तो t होगी ना, कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। ये इसका D का कोऑर्डिनेट t है और C का कोऑर्डिनेट -t है, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। लेकिन अगर मैं बोलूँ y एक्सिस से D और C की डिस्टेंस कितनी है, तो वो तो tt है ना, तो इधर भी t इधर भी t, तो टोटल CD की लेंथ कितनी हो गई, 2t, ये 2t आ गया। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। बिकॉज एरिया पॉजिटिव नहीं होता इसलिए मॉड लगा के रखा है, उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये एरिया आ गया।
इन्होंने क्या बोला था बेटा, लार्जेस्ट रेक्टेंगल हमें बनाना है, लार्जेस्ट रेक्टेंगल बनाना है, उसका एरिया बताना है। तो लार्जेस्ट यानी कि मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल हमें बनाना था। तो जब भी मैक्सिमम मिनिमम की बात होती है डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी ए अपॉन डी टी डिफरेंशिएट कर दो एरिया को। तो ये था एक मिनट, एक स्टेप और लिख लेते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट एरिया का रेक्टेंगल हमें बनाना था। तो जब भी मैक्सिमम मिनिमम की बात होती है डिफरेंशिएट करते हैं, तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बेटा, अंदर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2t क्यूब माइनस 2t। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो डी ए अपॉन डी टी तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 6t² माइनस 2। क्या बात समझ में आ रही है? इसको जीरो के इक्वल कर दो तो यहाँ से t की दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, t की दो वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस 1 अपॉन √3। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो यार, t की दो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू ली जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो देखो बेटा, t की हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं ले सकते मैं बता रहा हूँ। t की वैल्यू 1 अपॉन √3 आई है और माइनस 1 अपॉन √3 आई है। नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि अगर मैंने t की वैल्यू नेगेटिव ली तो ये जो t की वैल्यू नेगेटिव लेने से जब मैं t की वैल्यू c के कोऑर्डिनेट्स में रखूंगा तो c का x कोऑर्डिनेट जो है बच्चों वो पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि c तो थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो c का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव ही रहना चाहिए, इसलिए मैं t की वैल्यू 1 अपॉन √3 लूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 रखो एरिया में, तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक है, ये हाँ ठीक है, तो t इज इक्वल टू मैक्सिमम एरिया निकाला था, मैक्सिमम एरिया तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 रख दो बेटा। इसमें क्या बोलते हैं, एरिया जो हमने निकाला था तो 2 इंटू टी क्यूब था, तो 1 अपॉन √3 का क्यूब हो जाएगा 1 अपॉन 3√3। उसके बाद माइनस 2t था तो t की जगह रख देंगे 1 अपॉन √3। तो इसको सॉल्व कर लो, देख लो कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 अपॉन 3√3। क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है और आई होप सबको पता भी होगी कि जब भी मैक्सिमम मिनिमम की बात की जाती है तो हम उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करके उसका डेरिवेटिव जीरो के इक्वल कर देते हैं। वहाँ से हमें वो t की, बिकॉज यहाँ पे t के टर्म्स में एरिया था, तो वहाँ से हमें वो t की वैल्यू मिल जाएगी जिसपे आपका मैक्सिमम एरिया आ रहा होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोलास दिस एंड दिस ऑल्सो टचेस द सर्कल देन सी की वैल्यू पूछिए। ओके, तो देखो भाई, पहला पैराबोला क्या दिया है, y² इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। तो अगर मैं m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m, अगर मैं m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। a की वैल्यू 1 है तो 1/m ये आ गई। क्या बात समझ में आ रही है? अब ये जो बच्चों टेंजेंट है, ठीक है, ये जो बच्चों टेंजेंट है वो जो दूसरा वाला पैराबोला है उसके लिए भी टेंजेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं दिस इज ऑल्सो, क्योंकि वो कॉमन टेंजेंट है। इन्होंने क्या बोला है, इन दोनों पैराबोला की जो कॉमन टेंजेंट है वो इस सर्कल को भी टच कर रही है। तो पहले मैंने पहले वाले पैराबोला के लिए m स्लोप की टेंजेंट लिखी, अब ये जो टेंजेंट है वो दूसरे वाले पैराबोला के लिए भी टेंजेंट होगी। तो ये लिख रहे हैं हम लोग इस बात को, दिस इज ऑल्सो टेंजेंट टू x² इज इक्वल टू 4y। क्लियर है? तो मैंने आपको अभी बताया था और मैं जब आपको पढ़ाया था तब भी बताया था कि अगर कोई लाइन किसी कर्व के लिए टेंजेंट हो तो आप उस लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करो, x में क्वाड्रेटिक बनती है, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू, टेंजेंट की इक्वेशन से y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो 4 इंटू mx प्लस 1/m, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख लो तो ये आ जाएगा बच्चों mx² माइनस का 4m² x और ये आपका आ जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो तो b² b क्या है, जो x का कोफिशिएंट होता है, तो माइनस 4m² का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू m है बेटा और c की वैल्यू -4 है, तो माइनस प्लस 4 हो गया इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों?
तो ये हो जाएगा आपका 16m की पावर 4 और ये हो जाएगा 16m। ठीक है, तो 16 तो कॉमन लेके गायब होगा, m कॉमन ले लो तो हो जाएगा m³ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो या तो m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और m³ प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि m³ इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी बेटा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्लियर है? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी आपकी एक तो m इज इक्वल टू 0 है, तो वो तो यार हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0 हो जाए, सॉरी m इज इक्वल टू 0, हाँ y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा m इज इक्वल टू -1 है, तो मैंने m इज इक्वल टू -1 लिया, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन में y इज इक्वल टू -1 रखा तो हो जाएगा आपका -x -1। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। क्लियर है? इसको थोड़ा सही से लिख लो, मतलब सारे टर्म इधर ले आओ तो टेंजेंट हो जाएगी x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या बात क्लियर है? ये आपकी टेंजेंट आ गई, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। ठीक है, फाइनली ये टेंजेंट आ गई। अब इन्होंने बोला था ये जो कॉमन टेंजेंट है दोनों पैराबोला की, ये सर्कल को भी टच कर रही है, तो सर्कल की इक्वेशन है x² प्लस y² इज इक्वल टू c²। सेंटर कितना हो गया बेटा इसका? 0,0 और जो रेडियस है वो कितनी है बेटा? स्मॉल c। तो अगर ये लाइन, ये इक्वेशन 1 इस सर्कल के लिए भी टेंजेंट है तो टेंजेंसी कंडीशन लगा दो। टेंजेंसी कंडीशन क्या होती है बेटा? सर्कल के सेंटर से अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो रेडियस के इक्वल होगा। तो करो भाई, 0 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में x² और y² के कोफिशिएंट का सम, तो 1 प्लस 1 अपॉन रेडियस कितनी आ रही है बेटा? c। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई? c की वैल्यू आ गई 1 अपॉन √2। और आई थिंक हमसे यही पूछा था, c की वैल्यू। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगेन सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइन्स दिस एंड दिस, ये दो लाइन दी है जो इस कर्व को टच कर रही है एट द पॉइंट्स वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस देन a अपॉन b। तो पैराबोला दिया है हमको y इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर करूं तो वो आ जाएंगे बेटा x माइनस 1 और x माइनस 2। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों देखो इन्होंने क्या बोला है, ये जो दो लाइन आपको दी है ना, जो आपको दो लाइंस गिवन है, ठीक है, लिख लेते हैं इनको। तो पहली लाइन है L1, वो आपको गिवन है x प्लस वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0, और जो दूसरी लाइन आपको गिवन है बेटा वो है x माइनस वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये जो दो लाइन आपको गिवन है, इन्होंने बोला ये दोनों लाइन इस कर्व को यानी पैराबोला को टच कर रही है एट द पॉइंट्स। किन पॉइंट पे टच कर रही हैं? वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पे कट कर रहा है उन पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन दी है। तो ये पैराबोला कहाँ से पास करेगा? 1,2 से। क्लियरली दिख रहा है, दो रूट है 1 और 2। तो अगर मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊं, वैसे ज़रूरत नहीं है बट फिर भी मैं बना रहा हूँ, अपवर्ड पैराबोला होगा क्योंकि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और 1 और 2 से पास कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। ये तो मेरा डायग्राम जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं बना है बच्चों, तो मैं फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला इस तरीके से ये। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो है 1,0, ये जो पॉइंट है 2,0। तो अगर मैं 1,0 पर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ, दूसरे कलर से कर देता हूँ। ठीक है, ये है 1,0। ठीक है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरीके से, एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ आएगी, एक इस पे ड्रॉ करोगे इस तरीके, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्या बात समझ में आ रही है? ये इन्होंने बोला है। तो ये जो टेंजेंट है इसको L1 बोला है, ये जो टेंजेंट है इसको L2 बोला है। क्या बात समझ में आ रही है? ये 1,0 और ये है आपका 2,0। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, 1,0, 2,0। 1,0 को A बोल दिया, 2,0 को B बोल दिया। इन दोनों पॉइंट से दो लाइन टच करते हुए पास कर रही हैं जिनको L1 L2 बोला है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमें बस क्या करना है कि A अपॉन B की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान है। क्यों आसान है? देखो अभी बताते हैं, जस्ट 1 मिनट। ए पे जो टेंजेंट ड्रॉ की है उसको L1 बोल दिया, बी पे टेंजेंट ड्रॉ की है L2 बोल दिया।
तो आपको क्या करना है, बस ए और बी पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, उनको कंपेयर कर देना है, तो ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? पैराबोला जो है बच्चों वो एक्स एक्सिस को ए और बी पे कट कर रहा है, ए पॉइंट है 1,0, बी पॉइंट है 2,0, वो यहाँ से इसके फैक्टर करने से पता चल गया था। अब ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, वो L1 होगी, इससे कंपेयर करके ए की वैल्यू आ जाएगी। बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो L2 होगी, इससे कंपेयर करके बी की वैल्यू आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए 1,0, टी इज इक्वल टू 0 लगा दो बेटा। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, टी इज इक्वल टू 0। तो y को किससे रिप्लेस करते हैं, y प्लस y1/2, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, x इंटू x1 माइनस 3। x को किससे रिप्लेस करते हैं बेटा, x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1/2, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट लिखा रहेगा, सही है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या होगा, ये तो आ गया y/2, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लो, तो यहाँ 2 एलसीएम आएगा, 2 का x में मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 3 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई माइनस 3x माइनस का 3, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा +4 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आ जाएगा x प्लस वाई और -1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगी, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ये आ गई आपकी इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट बी, बी पे बेटा टेंजेंट की इक्वेशन निकालो अगेन, t इज इक्वल टू 0 से। तो y को रिप्लेस करते हैं y प्लस y1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x इंटू x1 माइनस 3, x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1/2, और उसके बाद कांस्टेंट तो कांस्टेंट लिखा रहेगा। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करना, इसको सिंप्लीफाई करके जब लिखोगे तो इसकी इक्वेशन आएगी x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो जो ए पे टेंजेंट निकालिए बेटा, इक्वेशन 1 एंड L1, क्योंकि ए पे जो टेंजेंट है वो क्या है, L1 है, क्वेश्चन में दी है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड लाइन L1, अगर मैं इक्वेशन 1 और लाइन L1 को कंपेयर करूं, क्योंकि इक्वेशन 1 जो है वो पॉइंट ए पे टेंजेंट है, और पॉइंट ए पे जो टेंजेंट है वो L1 है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और L1 को कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन 2 और लाइन L2 को कंपेयर करूं, क्योंकि इक्वेशन 2 जो है वो पॉइंट बी पे टेंजेंट है, और जो पॉइंट बी पे टेंजेंट है वो L2 है जो क्वेश्चन में गिवन है, तो इनको कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी। सही है, ए पता बी पता, हमसे क्या पूछा था, a अपॉन बी, तो a अपॉन बी आ जाएगा बेटा 1/2। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, let L1 be a tangent to parabola and L2 be a tangent to another parabola this, such that L1 and L2 intersect at right angles। L1 और L2 जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमसे बोला है then L1 and L2 meet on the line। ओके, चलो भाई देखो, पहला पैराबोला दिया है, जस्ट 1 मिनट, पहला पैराबोला आपको दिया है y² इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस पैराबोला पे जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो है L1। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ से a की वैल्यू कितने आ जाएगी, 1। तो अगर मैं यहाँ पे m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लिखूँ, ठीक है, m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लिखूँ इस पैराबोला के ऊपर, तो वैसे तो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, बट यहाँ पे x को शिफ्ट कर दिया है x प्लस 1 पे, तो स्लोप m स्लोप की टेंजेंट हो जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस 1 प्लस a/m, a की वैल्यू 1 है तो 1/m। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरा वाला पैराबोला देखो क्या दिया है, y² इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2। तो इस पैराबोला से सबसे पहले a की वैल्यू लिख लो, वो 2 आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लिखूँ L2, जो इन्होंने L2 बोला है, ठीक है,
तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है, बट x को शिफ्ट कर रखा है x प्लस टू पे, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टू, ठीक है, प्लस ए बाई एम यानी कि 2/m। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि ये जो बेसिकली दोनों टेंजेंट है, ठीक है, ये जो दोनों टेंजेंट है L1 और L2, ठीक है, L1 जो टेंजेंट है वो पहले वाले पैराबोला के ऊपर है, L2 जो टेंजेंट है वो दूसरे वाले पैराबोला पे। इन्होंने बोला है ये दोनों टेंजेंट जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही हैं। तो हमें ये बोला है कि ये दोनों लाइन किस पॉइंट, सॉरी L1 और L2 जो है वो किस लाइन पे मीट करेंगी, यानी इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो किस लाइन पे मीट करेगा, ये हमें बताना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हमें इनका कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया इफ L1 एंड L2, इफ L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, इफ L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट कोई एक पॉइंट मान लो H, K, ये दोनों किस पे मीट कर रहे हैं बेटा, H, K पे ये दोनों लाइनें मीट करेंगी। ठीक है, अच्छा तो अगर ये H, पे मीट करेंगी तो H, K पॉइंट जो है वो दोनों लाइन पे लाई कर रहा होगा, तो जो पहली लाइन है उस पे H, K सेटिस्फाई करवा दो। तो पहली लाइन, पहली वाली लाइन ये जो L1 है इसमें x, y की जगह H, K रख दो और इसको सिंप्लीफाई करके m में क्वाड्रेटिक लिख लो, तो हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर इंटू H प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का k इंटू m और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? ये आपकी ये पहली वाली लाइन हो गई L1, बात समझ में आ रही है? ऐसी जो दूसरी लाइन L2 है उसमें भी पॉइंट H, के सेटिस्फाई करवा दो और इस क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करके लिख लो, तो हो जाएगा m स्क्वायर इंटू H प्लस 2, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का k इंटू m और ये हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि यार दोनों के स्लोप अलग अलग होंगे तो थोड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए पहली वाली लाइन का स्लोप m1 बोल देते हैं, L1 लाइन का स्लोप m1 बोल दिया और L2 लाइन के स्लोप को m2 बोल दिया। क्या बात समझ में आ रही है? तो जो पहली वाली इक्वेशन बनेगी वो m1 में बनेगी, जो दूसरी वाली इक्वेशन बनेगी वो m2 में बनेगी। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है? अब क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही हैं, तो क्या अगर ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ से मैं ऐसे बोल सकता हूँ बेटा कि m1 m2 का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा, दोनों लाइन के जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। तो क्या मैं यहाँ से m2 की वैल्यू लिख सकता हूँ बेटा -1/m1? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये m2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो। जैसे ये m2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो रखो यहाँ पे, देखो m2 की जगह रखो -1/m1, तो ये जाएगा -1/m1 का स्क्वायर 1/m1 स्क्वायर इंटू H प्लस 2, ठीक है, यहाँ k इंटू m2 की जगह रखोगे -1/m1 माइनस माइनस प्लस इंटू k अपॉन m1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में m2 की जगह m1 रख दिया, तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके सही से लिख लो, तो हो जाएगा 2m1 स्क्वायर प्लस k इंटू m1, ठीक है, प्लस h प्लस 2। क्या बात समझ में आ रही है? एलसीएम लिया है, अब ये इक्वेशन 2 आ गई m1 के टर्म्स में। आई होप मेरी बात सबको क्लियर होगी। ठीक है, हमने क्वेश्चन में दिया था दोनों लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 -1 होगा, तो मैंने m2 की वैल्यू -1/m यहाँ से निकाल के इक्वेशन 2 में रख दी, तो ये इक्वेशन बनी थी, यहाँ पे एलसीएम वगैरह लिया तो ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तुम देखो दोनों इक्वेशन m1 में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, दोनों इक्वेशन m1 में क्वाड्रेटिक लिखी हुई हैं, तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देखो इक्वेशन 1 में m1 का कोफिशिएंट है, इक्वेशन 1 में m1 स्क्वायर का कोफिशिएंट है h प्लस 1 और इक्वेशन 2 में m1 स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में m1 का कोफिशिएंट है -k, इक्वेशन 2 में m1 का कोफिशिएंट है k, इक्वेशन 1 में कांस्टेंट है 1 और इक्वेशन 2 में कांस्टेंट है h प्लस 2। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो यहाँ से k से k कैंसिल हो गया, ठीक है, k से k कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका h प्लस 1/2
इज इक्वल टू -1, ये -1 बचा, 2 इधर चला गया तो h प्लस 1 इज इक्वल टू -2, 2 को इधर ले आओ, h प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बस h की जगह x रख दो तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यही आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? इन दोनों लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इस वाली लाइन पे मीट करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, तो ये आपका देखो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है बेटा? इन्होंने बोला था L1 और L2 किस लाइन पे मीट करेंगे, तो L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने h, k माना था, तो सॉल्व करते करते h प्लस 3 0 आ गया, तो हमने h की जगह x रख दिया वापस से, क्योंकि h, k की जगह जनरली हम लोग लास्ट में x, y रख देते हैं, तो ये आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसी लाइन पे लाई करेगा। बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों इस लेक्चर में। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।